हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी24 पर। साथियों, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और ये पॉलिटी की आज 5वीं हमारी क्लास रहेगी। आई होप कि आप सभी ने 4 क्लासेस को देखा होगा और कॉपी में नोट किया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो या फिर आपका सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर पॉलिटी आती है तो यानी कि वो सफिशेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। मेरे साथियों, 4 वीडियोस हमने देखी। आज ये हमारी 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास में हम संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे हमारा डेवलपमेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। यानी कि हमारा जो संविधान बना वो कैसे बना, क्या क्या परिस्थितियाँ आई, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, है ना। उस सभी के बारे में जानेंगे, जिसको हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला ब्रिटिश अधिनियम और दूसरा होता है संविधान सभा और संविधान का निर्माण। साथियों, हमारा जो संविधान बना है, सबसे अहम रोल ब्रिटिश अधिनियम यानी कि जो भी एक्ट पारित हुए, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो समय समय पर एक्ट जारी किए, उन्हीं एक्टों को बढ़ते बढ़ते हम संविधान तक आ टिके, है ना। और फिर हमारा क्या हो जाता है, संविधान का निर्माण होता है। अब प्यारे साथियों, आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसकी हम नींव भरते हैं ताकि उसमें मजबूती आ जाए, है ना। सबसे पहले हमको ग्राउंड पर काम करना होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपना मकान तैयार करते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। सबसे पहले संविधान का जब निर्माण होता है उससे पहले ब्रिटिश अधिनियम आते हैं, वो अपना काम करते हैं और उसके बाद आगे चल के धीरे धीरे कुछ समय बीतता चला जाता है और उसके बाद में फाइनली आपका संविधान का निर्माण हो जाता है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लागू कर दिया जाता है। आपका जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया जाता है और भारत में 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया जाता है। प्यारे साथियों, इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए बहुत अच्छे से, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, कॉपी ज़रूर ले लें, कॉपी पेन, उसमें नोट करते रहें, क्योंकि नोट्स बनाना कंपलसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आगे को आप वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप उन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लें। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि हम ये सोचते हैं कि कोई जैसे हम वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स भी यही प्रोवाइड करा दें। हालांकि मैं नोट्स आपको दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा नौकरी24, जिसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और आपको पीडीएफ भी इसकी क्लास नोट्स में मिल जाएंगे। लेकिन बेटर होता है कि आप अपने हाथ से लिखें, अपनी समझ से लिखें, ताकि आपको रिविज़न करने में, उसको समझने में, याद करने में आपको आसानी होगी, है ना। तो चलिए, हर चीज़ आपको प्रोवाइड होगी, नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। मेरे साथियों, संवैधानिक विकास की हम बात करते हैं। आज की इस क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ब्रिटिश अधिनियम के बारे में सबसे पहले जानेंगे, है ना। जो ब्रिटिश अधिनियम आई, यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत थी, शासन था, उसके जो कंट्रोल के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो समय समय पर जो एक्ट पारित किए गए, उनके बारे में जान लेते हैं। हुआ क्या था, हम इस समय को यानी कि लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर भारत के संविधान के निर्माण तक हम इसको 6 पार्टों में डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 पार्टों के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहला पार्ट रहेगा प्यारे साथियों कि जो कंपनी आई थी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी सन 1600 ईस्वी में, जिसको महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, जो महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, उनके द्वारा एक शासकीय पत्र जारी किया गया कि आप जाइए और पूर्वी देशों में अपना व्यापार कीजिए, है ना। पूर्वी देश कौन से थे, ये हमारा भारत के आसपास का, है ना, जो भी है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, ये सभी क्षेत्र, इसमें जाइए और आप व्यापार कीजिए। केवल व्यापार की दृष्टि से एक आदेश पारित कर दिया कि आप जाइए और अपना व्यापार स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हो जाता है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ना। होती तो आधिकारिक तौर पर 1605 ईस्वी में है, लेकिन 1600 में इनको आदेश जारी कर दिया गया था कि आप जाइए करिए, है ना। लेकिन कहते हैं हम 1600 में क्या हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। इसके बाद हम दूसरे स्टेप के बारे में जानेंगे। फर्स्ट का आई होप का आप समझ आया होगा कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, यानी कि उसकी स्थापना होती है ना। उसके बाद आगे बढ़ें तो सेकंड हम इसके बारे में हम ये जानेंगे, सन 1600 से लेकर सन 1764, यानी कि कुल 164 साल तक हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों का आगमन कंटिन्यू बना रहा भारत में। सन 1764 यानी कि बक्सर का युद्ध होता है ना। और ये वो युद्ध था जिसने पूरी तरह से अंग्रेजी कंपनी को, यानी कि ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में
खड़ा कर दिया, यानी कि अब कोई भी इसको हिलावा पैदा नहीं था भारत के अंदर, है ना। दूसरा ये होगा सन 1764 तक। इसके बाद 1765 जब इलाहाबाद की संधि होती है, 1765 से लेकर 1857 तक अंग्रेजी कंपनी का हुकूमत यानी कि शासन होता है भारत पर, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, नंबर 4, है ना। जब 1857 की हमारी क्रांति होती है, कहाँ से, मेरठ से शुरू होती है, उस समय बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है ब्रिटिश सरकार पर। यहाँ वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की महारानी, है ना, वो ये देखते हैं कि भारत के अंदर जनता जागरूक हो चुकी है, जगह जगह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, है ना, वो अपना स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब जनता को लुभाने के लिए हुआ क्या कि कंपनी को साइड कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और डायरेक्ट भारत जो था उस समय, डायरेक्ट भारत पर शासन कर लेती है कौन, ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहाँ की महारानी, जिनका समय चलता है 1858 से लेकर 1919 तक, है ना। चलता तो 1947 तक है, लेकिन अगर मैन कहें जो फुल पावर में थी वो 1858 से लेकर 1919 तक थी। उसके बाद में अगर प्यारे साथियों में बात करता हूँ, नंबर 5 अगला पॉइंट, सन 1919 से लेकर 1947 तक हुआ क्या था। इस दौरान जब ये देखा भारत के अंदर जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, जनता जागरूक होती है और कंटिन्यू अपनी स्वतंत्रता की मांग हो रही है उनके लिए, तो हुआ क्या था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो यहाँ के राज्य थे उनको भी पावर देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1919 से लेकर 1947 तक स्वशासन का प्रारंभ हो गया, यानी कि खुद का शासन हमने शुरू कर दिया, लेकिन पूरी तरह से वो नहीं था। उस पर भी जो यहाँ के जैसे हम शासन कर रहे थे भारत के लोग राज्यों में, लेकिन उन पर भी किसका अधिकार था, वहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेता हूँ प्यारे साथियों। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद होता है, और 1947 से लेकर 1950 जब संविधान लागू होता है, उस समय के हम कहेंगे संविधान का निर्माण का ये समय हो जाता है हमारा। संविधान का निर्माण की अगर समय की बात करते हैं तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें समय लगता है। संविधान सभा के द्वारा संविधान को तैयार किया जाता है ना। आपको यह भी मालूम होगा कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग व्यक्तियों का इसमें रोल रहा, है ना। चलिए आगे बढ़े। तो ये 6 टाइम पीरियड था जो हमारा कंपनी के स्थापना से लेकर संविधान सभा के निर्माण तक, ये एक इंपॉर्टेंट टाइम था भारत के अंदर। ये आपने आई होप के सभी ने समझा होगा और कॉपी में नोट किया होगा। अब होता क्या है इतना समझ लीजिए। जिस समय प्यारे साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, उस समय मुगल साम्राज्य भारत के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में था। मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ती है भारत के अंदर, उसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो बाबर को जाता है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है ना। और उसी समय 1526-27 में भारत में मतलब उसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है बाबर के द्वारा। अब समय समय पर मुगल शासक बदलते रहे, है ना। बाबर से लेकर 1526 से लेकर 1707 तक, यानी कि औरंगजेब के समय तक जो मुगल शासक थे वो बहुत ही मतलब शक्तिशाली थे, यानी कि अधिक पावर थी, और अंग्रेजों का कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनका पैर जमने नहीं दिया। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसी समय से जो भारत के अंदर जो सूबे थे औरंगजेब के समय में, है ना, वो सभी इसकी मृत्यु के बाद में अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि जो पावर थी वो डिवाइड हो जाती है। और जहां पावर डिवाइड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश सरकार भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। ठीक है, इतना समझेंगे। अब मैं ये कहूँ आगे बढ़े, देखिए बाबर के समय में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ वास्तविक तौर पर जो कंपनी का जो आधिकारिक तौर पर कंपनी को जो अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि लंदन में जब इसको कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया, वो समय था अकबर का समय, यानी कि सन 1605, जिसमें अकबर की मृत्यु हो जाती है ना। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड किया गया लंदन में, है ना, यानी कि वो रजिस्टर्ड कंपनी बन गई। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब देखिए समझिए, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए। पहली बार व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मिला, वो मिला जहांगीर के शासनकाल में, सन 1608 ईस्वी में मिलता है। कब मिलता है? सन 1608 ईस्वी में, है ना। उससे पहले भी कंपनी भारत के अंदर थी और अपना काम कर रही थी, लेकिन कंपनी को चाहिए था कि वो पूरी तरह से
पूरी तरह से अपने पैर भारत के अंदर जमाए, यानी कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छा व्यापार था, यानी कि बहुत अच्छी तरह से इस समय कहते थे कि भारत को सोने की चिड़िया, आज कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया है। वाकई स्थिति ऐसी थी उस समय कि भारत सोने की ही चिड़िया थी, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर के शासनकाल में, यानी कि जहांगीर का जो शासन था उस समय, इसके काल में सन 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल जाता है भारत के अंदर व्यापार करने का, केवल और केवल व्यापार करने का, है ना। लेकिन हुआ क्या, अब इस पे भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुआ ये कि प्यारे साथियों, सन 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस थे। विलियम हॉकिंस भारत आते हैं। जहांगीर का उस समय क्या था, जहांगीर का उस समय शासन था, मुगल शासक जहांगीर थे। ये जहांगीर के दरबार में आते हैं और अपनी लैंग्वेज में, अब यहाँ तो हिंदी बोली जाती थी, उर्दू फारसी चलती थी, है ना। लेकिन हुआ क्या कि इनसे हिंदी नहीं आती थी। कौन, हेक्टर मुनरो, सॉरी विलियम हैकिंस, है ना, विलियम हैकिंस। विलियम हैकिंस से हिंदी नहीं आती थी। अब जो जबान इनसे नहीं आती थी उसी जबान में इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये तो इंग्लिश बोलते थे, है ना। अब जो वहाँ जहांगीर थे या फिर उनके करीबी थे, है ना, अब उनके समझ में इनकी कोई बात नहीं आई। ऐसा भी कहते हैं कहने वाले कि खूब कुटाई हुई इनकी, और ये कुट पिट के वापस ब्रिटेन चले गए, यानी कि इनको अनुमति नहीं मिली भारत में व्यापार करने की, है ना। कुछ समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद सन 1611 ईस्वी में, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी तो आ चुकी थी भारत के अंदर सन 1600 में, है ना। सन 1611 ईस्वी में अस्थायी कारखाना खुलता है, जो खुलता है मूसलीपट्टम में। अस्थायी कारखाना था, यानी कि नॉन परमानेंट था, वो परमानेंट नहीं था, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। उसके अलावा सन 1613 में, यानी कि 2 साल के बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थायी कारखाने का निर्माण कर देती है। कहाँ, सूरत, गुजरात में। कहाँ कर देती है, सूरत में कर देती है, गुजरात में कर देती है। और प्रथम कारखाना सूरत में खोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ खोला, तो सूरत में खोला, गुजरात में खोला। कब, सन 1613 ईस्वी में, ठीक है। अब होता क्या, सन 1615 आ जाती है, यानी कि 2 साल के बाद, है ना। अब ऐसा तो नहीं था कि उस समय इतना ट्रांसपोर्ट लेवल इतना हाई हो कि हाँ आप 1 घंटा में, 2 घंटा में, 4 घंटे में, यानी कि कुछ समय लगता था उस समय आप आने पे, है ना। उस समय में आने पर कुछ समय लगता था, यानी कि अब लगभग 2 साल बीत चुकी हैं। अब आते हैं थॉमस रो। ब्रिटिश की तरफ से थॉमस रो आते हैं भारत के अंदर। अभी भी शासन जहांगीर का ही चल रहा है ना। अब इन्होंने क्या करा, ये बहुत ही ज़्यादा माइंड के बहुत तेज थे, है ना, कुरफाती दिमाग था। इन्होंने सोचा कि क्या ऐसा करा जाए कि वहाँ के जो मुगल शासक हैं उनको हम प्रभावित कर लें और उनसे भारत में व्यापार करने की अनुमति ले ले, क्योंकि बिना अनुमति के व्यापार करना संभव नहीं था उस समय। जहांगीर की क्या कमजोरी थी, इन सब इन्होंने, किसने, थॉमस रो ने उन कमियों को जाना और उन कमियों पर ही इन्होंने चोट मारी। और ये क्या हुआ, जहांगीर के दरबार में पेश हो जाते हैं और पेश, जो भी उनकी कमी थी, जो भी उनकी वीकनेस थी, उन्हीं को पकड़कर इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने जहांगीर से अनुमति ले ली। यानी कि अब अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होती है सन 1615 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, अब इसको नोट जरूर करें, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है ना। सन 1615 में सबसे पहली बार अनुमति मिलती है। यह भी पूछा जाता है ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में 2 विदेशी भारत आए कंपनी के अनुमति के लिए, तो वो कौन थे, वो भी जहांगीर थे। और कौन कौन थे वो आने वाले, विलियम हॉकिंस थे और थॉमस रो थे। एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो विलियम हॉकिंस थे उनका जहाज का नाम क्या था, क्योंकि ये जहाज से आए थे और जहाज ऐसी बात नहीं है कि वो जहाज उड़ने वाला था, उड़ने वाला नहीं था, पानी का जहाज था। क्या नाम था उसका, हेक्टर नाम था, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ के एक चीज़ और जानेंगे अब हम इसमें, और वो चीज़ ये रहेगी कि अब इनको अनुमति मिल जाती है कि आप भारत के अंदर, यानी कि उस क्षेत्र में जहाँ भी मुगल शासक, मुगलों का जो शासन था, जो भी उनका क्षेत्र था, उसमें आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये 3 एक ऐसी जगह थी, कह सकते हैं कि व्यापार की दृष्टि से और उनको पैर जमाने की दृष्टि से सबसे बेस्ट का जो क्षेत्र था वो था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इन्होंने, यानी कि अंग्रेजों ने यहीं पर अपना पैर जमा लिया और यहीं पर इन्होंने स्टार्टिंग कर दी। और इन्हीं तीनों क्षेत्रों को, ये 3 बड़े क्षेत्र थे,
इनको अपना केंद्र बनाया, यानी कि प्रेसिडेंसी इन्होंने बना लिया अपनी, और वहीं से इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, यानी कि पूरी जगह से ये सामान को इकट्ठा करें और लाके यहाँ रख दिया, और यहाँ से फिर कहाँ, ब्रिटेन, यानी कि जहाँ भी इनको पहुँचाना है वहाँ इन्होंने पहुँचाना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है आगे, अब आ जाता है सन 1726 ईस्वी, यानी कि गवर्नर को शक्ति और कानून का निर्माण। अब होता क्या, देखिए सन 1726, इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले इतना समझ लीजिए कि 1707, सन 1707 औरंगजेब की मृत्यु होती है। उस समय भारत के अंदर 21 सूबे थे, जिसमें जो सबसे पावरफुल और जो सबसे मेन था वो बंगाल था, है ना। और बंगाल में मुगल जो बादशाह थे औरंगजेब, इन्होंने मुर्शिद कुली खान को वहाँ का क्या बनाया था, सेनापति बनाया हुआ था, यानी कि वहाँ का कमांडर कौन था, मुर्शिद कुली खान था। कौन था, मुर्शिद कुली खान, यानी कि उस सूबे का सूबेदार, यह कमांडर हम बोल सकते हैं मुर्शिद कुली खान था। जब ये खत्म हो गए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब ये देखा कि मुगल शासक कोई ऐसा नहीं है पावरफुल, तो इन्होंने क्या करा, सभी अलग अलग होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। सन 1713 ईस्वी, याद रखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे कि जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो भारत में 21 सूबे थे उस समय पर, 21 सूबे, है ना। और बंगाल जो सूबा था उसके सूबेदार थे मुर्शिद कुली खान, है ना, जिन्होंने 1713 ईस्वी में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि अब हम मुगल शासक के अधीन नहीं है, और खुद को क्या कर दिया, इन्होंने आज़ाद यानी कि स्वतंत्र घोषित कर दिया। और खुद को आज़ाद यानी कि स्वतंत्र घोषित करने के बाद इन्होंने बंगाल का प्रथम नवाब अपने को बना दिया, यानी कि परीक्षाओं में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे साथियों कि बंगाल के प्रथम नवाब कौन थे, तो बंगाल के प्रथम नवाब थे मुर्शिद कुली खान। याद रखेंगे इस चीज़ को, आगे बढ़े। इसके अलावा अब होता क्या है कि जब इनको मतलब इन्होंने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया, यानी कि नवाब बना दिया, अब ये जो सूबे थे अलग अलग हो रहे थे, सबसे बड़ा था बंगाल का सूबा, है ना, मुर्शिद कुली खान, जो कि नवाब बन के 1713 ईस्वी में। ठीक है, धीरे धीरे समय क्या होता गया, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। ठीक है, अब जब समय बीतता चला गया तो जो मुगल शासक थे उनके पास इतनी पावर नहीं रही, है ना, सब अलग अलग बट गए। हुआ क्या कि अंग्रेज धीरे धीरे अपने पैर भारत के अंदर जमा रहे थे, यानी कि पावर दिन पे दिन उनकी बढ़ती चली जा रही थी। अब होता क्या है कि जो केंद्र बनाए थे जहांगीर से अनुमति के बाद में, कौन से, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, है ना। हुआ क्या कि जब इन बनाने के बाद में 1726 ईस्वी में इन्होंने यहाँ के गवर्नर को नियुक्त कर दिया, यानी कि एक जो मैन था इन तीनों केंद्रों का, जो वहाँ का जो मुखिया था उसको क्या गवर्नर के रूप में उन्होंने नियुक्त किया गया, और उस गवर्नर को क्या कर दिया 1726 में शक्ति दे दी कि आप कानून बनाइए। प्रथम बार, याद रखेंगे, 1726 ईस्वी में जो 3 बड़े केंद्र थे, जो प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजी हुकूमत की, कौन सी थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, इन तीनों को शक्ति दी जाती है, इनके गवर्नर को, कि आप कानून बनाइए, यानी कि कानून बनाने या कानून के निर्माण करने की शक्ति दे दी जाती है। कब, 1726 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़े। अब होता क्या है कि कानून बनाने की, निर्माण की इनको अनुमति मिल जाती है, और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब आ जाता है 1756 ईस्वी। ठीक है, ये वो समय था भारत के अंदर जो कमी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में राज करने की, वो कमी यहाँ से दूर होनी स्टार्ट हो गई। यानी कि 1756 ईस्वी में जो बंगाल के जो नवाब थे, हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम बंगाल के अंदर उस पर कब्जा कर लिया, और वहाँ बंगाल के नवाबों ने बहुत अधिक मात्रा में वहाँ अंग्रेजों को मारा, है ना, यानी कि उनको मारकर फोर्ट विलियम जो था उसको आज़ाद कराया। तो उस घटना को कहते हैं ब्लैक होल की घटना। अब जब ब्लैक होल की घटना घट जाती है तो उसके बाद अगले ही साल, यानी कि सन 1757 में, कब, 1757 में उसका परिणाम यह आता है, 1756 के ब्लैक होल घटना का जो परिणाम निकल कर आता है कि 1757 में युद्ध हो जाता है, जिसको हम आज क्या कहते हैं, आज हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। क्या कहते हैं आज हम कहते हैं प्लासी का युद्ध के नाम से हम जानते हैं। अब जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, कंपनी के बीच हुआ था और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। कंपनी की तरफ से थे कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब थे कौन, सिराजुद्दौला। अब हुआ क्या था, यहाँ पर जीत तो जाते बंगाल के नवाब,
लेकिन कहते हैं कि अपना ही धोखा देता है ना। तो बिल्कुल सही सुना, अपने ने ही धोखा दिया। यानी कि जो बंगाल के नवाब थे उनका जो सेनापति था यानी कि मीर जाफर जाकर मिल गया किसमें, रॉबर्ट क्लाइव में। इनमें आपस में बात हुई कि आप हमारा साथ दीजिए यानी कि कंपनी का साथ दीजिए, जब हम सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला को हम मात दे देंगे यानी कि हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ, युद्ध हुआ और युद्ध में धोखा दिया किसने, मीर जाफर ने। किसको, सिराजुद्दौला को यानी कि बंगाल के नवाब को। और धोखे से क्या कर दिया, ये इनको जितवा दिया यानी कि कंपनी को जितवा दिया। कंपनी जीत जाती है और कंपनी के जीत यानी कि विजय होते ही, रॉबर्ट क्लाइव के विजय होते ही बंगाल के नवाब बना दिए जाते हैं कौन, मीर जाफर, जिन्होंने अपने नवाब को धोखा दिया था। यानी कि ये कौन थे, सेनापति थे मीर जाफर। यहां तक पढ़े, आगे चलते हैं। देखिए प्यारे साथियों, आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हम जानने प्यारे साथियों कि हम संविधान का जो निर्माण है ना, संविधान का निर्माण, ये कंपनी के जो अधिनियम आए, तो अधिनियम कैसे आए, अधिनियम कैसे बने, सबसे पहले हम उसको जानेंगे, है ना। ऐसी बात तो नहीं कि डायरेक्ट अधिनियम आ जाएंगे। अधिनियम जो आए थे उसका भी कुछ रीजन हुआ होगा कि क्यों आखिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए अधिनियम जारी किए गए थे, क्यों किए गए थे, उसी के बारे में जानेंगे। उसके बाद होता क्या है कि सन 1764 ये वो समय था जहां ब्रिटिश अधिकारी कर्मचारी यानी कि कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे उनका आना जाना लगा हुआ था उस समय 1764 तक, है ना। अभी तक भी कंपनी पूरी तरह से भारत में अपने पैर नहीं जमाई हुई थी, लेकिन सन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जहां पर कंपनी जीतती है और बंगाल का नवाब हार जाता है ना। ये फर्स्ट स्टेप ऐसा था जहां कंपनी ने अपना एक पैर जमाया, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। अब दूसरा, ये वो समय था 1764 जहां बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें भारत के अंदर जितनी भी शक्तियां थी वो सभी इकट्ठी होकर अंग्रेजों से लड़ी, लेकिन फिर भी हार जाती हैं, है ना। और ये वही समय था, ये कहते हैं एक निर्णायक समय था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से भारत पर कब्जा कर लिया और अपना राज इन्होंने स्टार्ट कर दिया, है ना। केवल व्यापार ही नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी इन्होंने अपने हाथ पैर जमा दिए। अब होता क्या, आगे समझिए। सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। कंपनी की तरफ से थे साथियों हेक्टर मुनरो, है ना, और बंगाल की तरफ से थे, बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम थे, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। अब हुआ यह था कि इनके बीच में कंपनी की तरफ से एक अधिकारी था, लेकिन ये तीन बड़ी शक्तियां थी जो एक अधिकारी यानी कि कंपनी के खिलाफ लड़ रही थी। ये दोनों तो थोड़े उम्र में सही थे, लेकिन जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय ये थोड़े एजड थे। जब बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने ये देखा कि अब हम युद्ध हार रहे हैं, तो ये मैदान छोड़कर भाग गए। अब रह गए कौन, शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय को वहां पर पकड़ लिया गया, है ना। इनकी जान बख्शिश के लिए इन्होंने एक समझौते की डिमांड की गई कि हम समझौता कर लेते हैं, है ना। इसी समझौते के परिणाम में संधि होती है 1765 में, जिसको हम नाम देते हैं आज इलाहाबाद की संधि। किसकी संधि, इलाहाबाद की संधि। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जो होती है रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर थे, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग इन्हीं के समय में हुई और इन्होंने की रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में। ठीक है, तो इनको दोबारा बुलाया जाता है और इनसे संधि की जाती है, क्योंकि इस समय ब्रिटिश सरकार को भी लग रहा था कि कंपनी ने पूरी तरह से भारत पर पकड़ बना ली है और अब इन्हीं को इसी यानी कि कह सकते हैं कि गिफ्ट के तौर पर, इनको इनाम के तौर पर कि जाइए आप इलाहाबाद की संधि जो हो रही है उसमें आप अपना योगदान दीजिए। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की, जिसमें यह हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीन जो क्षेत्र थे इन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया अपना। अब इसके एवज में जो मुगल बादशाह थे उनको कुछ राशि दी गई, ऐसे कहते हैं कि 25 से 30 लाख के समथिंग उस समय राशि दी गई, है ना। अब ये कह सकते हैं कि हम पहली बार जो बंगाल, देखिए बंगाल इसमें है तो तीन क्षेत्र, लेकिन जो बंगाल है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल कोलकाता, है ना। अब हुआ क्या था कि प्रथम बार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सन 1765 में जो बंगाल में द्वैध शासन का जो आरंभ हुआ तो 1765 में होता है। क्यों, क्योंकि बंगाल में दो सरकार अब काम करेंगी, दो सरकारों का राज होगा। वो कौन कौन सी, एक तो होगा कंपनी, जिसका कंपनी का काम होगा वहां से कर वसूली करना।
क्या करना, कर वसूली करना, और दूसरा हो जाएगा मुगल शासक, है ना। क्योंकि उस अभी भी ऐसी बात नहीं है कि मतलब उनसे पूरा पावर छीन ली जाती है मुगल बादशाह शाह आलम से, पूरी पावर नहीं छीनी, बल्कि जो मैन था बंगाल बिहार उड़ीसा, इसको अपने कब्जे में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि के माध्यम से, उसके तहत, है ना, कि अब बंगाल बिहार उड़ीसा पर हमारा राज होगा। लेकिन राज होने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से हम इसको कवर करेंगे, यानी कि हम ही इसको देखेंगे, बल्कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या, राजस्व हम इकट्ठा यानी कि कर वसूली करेंगे, बाकी आपका जो शासन है वो आप अपने हिसाब से समझिए, है ना। कर वसूली का काम कंपनी पर आ जाता है, और वहाँ का जो शासन करना वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पे ही है, कि आप अपना देखिए, क्योंकि एक सम्मान के तौर पर कि हाँ ठीक है आप अपने हिसाब से देखिए। लेकिन अब इनके पास कुछ नहीं बचता, किसके, मुगल बादशाह के पास, आलम द्वितीय के पास कुछ नहीं बचता। अब कर वसूली ये कर रही है। अब होता क्या है, सन 1765 से लेकर सन 1772 तक, है ना, सन 1765 से लेकर सन 1772 तक बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी यानी कि बहुत सारी जनता विदेशी भारत में आ जाती है व्यापार करने के लिए, है ना। और ऐसा बताया जाता है कि जो वहाँ गरीब थे वो कुछ समय के लिए भारत आते थे, और वहाँ यहाँ से वो जब वापस जाते थे तो अंधी दौलत उनके पास होती थी, यानी कि इतनी बुरी तरह से भारत को लूटा अंग्रेजों ने सन 1765 से 72 तक, है ना। लूटा तो बाद में भी, लेकिन जो मेन जो पीरियड था सन 1765 से 72 तक, अब इन्होंने बुरी तरह जनता का शोषण किया, है ना, जनता का शोषण किया और अत्यधिक कर वसूली की, यानी कि जो इन्होंने कह दिया वो इन्होंने करा। किसी के पास है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इन्होंने कह दिया कि हमको इतना आप कर दीजिए, यानी कि दीजिए, आपको देना ही पड़ेगा, और इन्होंने ऐसा ही किया। सन 1765 से 72 तक बहुत बुरी तरह से इन्होंने लूटा, जनता का शोषण किया। अब होता क्या है कि जो लोग वहाँ गरीब थे और यहाँ भारत आ रहे थे, कुछ चाह रख रहे थे आने की, हम भारत जाएं। अब कंपनी इस चीज़ को देख रही थी, क्योंकि समय समय पर कंपनी का जो एक बजट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा घाटा दिखाया जा रहा था, यानी कि बजट में कमी आ रही थी। तो वहाँ ब्रिटिश सरकार ये कह रही थी कि आखिर जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो यहाँ पर इतना मतलब उनके पास दौलत नहीं है, वो कह सकते हैं कि गरीबी रेखा में है, वो भारत जाते हैं और वहाँ से अमीर होकर आते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो गरीब हो और वापस गरीब लौट रहा हो, यानी कि सभी अमीर होकर आ रहे हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि कंपनी नुकसान हो रहा है, कंपनी का घाटा हो रहा है कंटिन्यू, है ना। अब जब ब्रिटिश सरकार इस चीज़ पर फोकस देती है तो उन्होंने करा क्या, एक ब्रिटिश सरकार द्वारा गुप्त समिति, कैसी समिति, गुप्त समिति का गठन किया जाता है कि आप भारत में जाइए और कंपनी का जो शासन है, जो कंपनी का जो काम है उसको देखिए और उस पर रिपोर्ट पेश कीजिए कि आखिर कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी कैसे घाटा दिखा रही है, और अधिकारी कर्मचारी आखिर इतना पैसा इतना धन लेकर कैसे वापस आ रहे हैं। क्योंकि जनता मालदार हो रही है, कंपनी घाटे में जा रही है, कंपनी नुकसान में जा रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ये गुप्त समिति भारत आती है और यहाँ पर वो अपनी मतलब कंपनी का जो काम है उन सभी को गुप्त तरीके से देखती है और रिपोर्ट बनाती है और जाकर वापस रिपोर्ट पेश करती है सन 1772 में ब्रिटिश सरकार के सामने, जिसमें कहा जाता है कि ये रिपोर्ट ऐसी थी कि जिसमें ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसकी आंखें फट गई। यानी कि आंखें फटने का मतलब ये नहीं कि आंखें वाकई फट गई, यानी कि बहुत आश्चर्य हुआ उन्हें कि आखिर कंपनी कर क्या रही है, यानी कि कंपनी घाटा दिखा रही है। क्यों दिखा रही है, क्योंकि लूटपाट वहाँ अधिकारी कर्मचारी मचा रहे हैं, लूटपाट, जो पैसा कमा रहे हैं, व्यापार खुद कर रहे हैं, है ना, लेकिन कंपनी के साथ में अब उनका कोई वो नहीं है, यानी कि खुद अपना पैसा लगा रहे हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र के लिए कंपनी का अधिकारी और कर्मचारी हैं वो। अब जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की तो वहाँ जब उन्होंने देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हाँ यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, कंपनी घाटे में जा रही है और ये सब मजे मार रहे हैं, प्रथम बार कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए सन 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित होता है जिसको नाम दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए प्रथम बार एक्ट जो पारित हुआ जिसका नाम है प्यारे साथियों रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको 1773 के नाम से जाना जाता है। यह वह एक्ट था जिसने डायरेक्ट प्रथम बार कंपनी पर नियंत्रण किया, है ना, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक्ट पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, उस समय अगर मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो लॉर्ड नॉर्थ थे, जिसको हम फ्रेडरिक नॉर्थ के नाम से भी जानते हैं। अब प्यारे साथियों अगली वीडियो हमारी छठी वीडियो यानी कि क्लास नंबर 6 रहेगा, जिसमें हम
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान रहे, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हुआ, कैसे नियंत्रण करना स्टार्ट किया, वो सभी हम जानेंगे। आई होप कि आप सभी ने बहुत अच्छे से इस वीडियो को सुना होगा, देखा होगा और एक एक पॉइंट को नोट भी किया होगा। कुछ अगर मिस्टेक लग रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास नोट्स की नीड है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। उसकी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप जाइए, उसमें ऐड हो जाइए। आपको प्रतिदिन हर एक वीडियो की क्लास नोट वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों, नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए आने वाली, अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट की। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए, पूरी ईमानदारी के साथ में तैयारी करिए, है ना। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से तैयार करेंगे, यकीन मानिए 1 साल से अधिक आपको नहीं लगेगा सिलेक्शन लेने में। अगर आप ज़रा भी ढील बरतोगे तो यकीन मानिए कि आप ओवर एज हो जाओगे, भर्ती आती रहेंगी लेकिन आपके पास समय नहीं बचेगा। तो ईमानदारी से 1 साल की मेहनत है, 1 साल मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन किसी भी विभाग में, किसी भी स्टेट में आप ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको अपने आने वाले समय के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।